राजस्थान का पहला ऑनलाइन सीएनजी पंप है। कोई स्टार्टअप हो, कोई भी आइडिया हो, विदाउट टीम आप कोई भी आइडिया प्रोसीड कर ही नहीं सकते। तो ऐसा कोई प्रोडक्ट अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। पूरे इंडिया में कोई नहीं है, पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं है। 12 घंटे काम करते हो तो वो टीम भी आपके साथ 12 घंटे काम कर पाए। राइट। अगर आप 24 घंटे काम करते हो तो वो 24 घंटे आपके पास काम कर पाए। आज एक मोदी जी के आने से पहले एक ऑरा है उनका, एक टीम। बिल्कुल। आज प्रधानमंत्री है। तो हे गाइस, और आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। सो गाइस, आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आप काफ़ी नई नई चीज़ें आज यहाँ पर सीखने वाले हो। तो आज हमारे इस पॉडकास्ट का अंदर है मोहित भाई। तो मोहित भाई, कैसे हो यार आप? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो मोहित भाई, सबसे पहले अपने बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दीजिए। आप आते कहाँ से हो और आपका एजुकेशन क्या बैकग्राउंड है? जी, वैसे तो मैंने बीटेक की है मैकेट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में। अच्छा। बाकी मेरा बैकग्राउंड, जैसे हम वैसे चिड़ावा से बिलोंग करते हैं। अच्छा। हाँ, कुछ साल जयपुर में रहे हैं। मतलब 15-20 साल से जयपुर में ही है। और तब से हमारा पूरा सिस्टम वैसे जयपुर के ही हो गया। अच्छा अच्छा। तो आपके बारे में थोड़ा सा अगर मैं और बात करूँ तो आपकी फैमिली में कौन कौन है? लाइक आपके फादर क्या करते हैं? मेरे पिताजी का प्रॉपर्टी का बिजनेस है। अच्छा। आनंद गुप्ता नाम है। ओके। और झोटवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया उनके प्रेसिडेंट है। अरे वाह। तो 4 टर्म्स हो गई अब तो उनको। तो मतलब बोले तो वो पूरे पॉलिटिकली एक्टिव पूरा है मतलब। और तो अभी आप क्या करते हो? जी, वैसे तो मेरा नई कंपनी एक स्टार्टअप चालू की है मैग इंडस्ट्रीज के नाम से। ओके। जो हम प्री फैब्रिकेटेड लाइट पैनल्स बनाते हैं विद इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी। ओके। जिसमें अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ को, नए नए प्रोडक्ट्स को हम इंटीग्रेट करते हैं। और हमारा कॉन्सेप्ट ऐसा है कि जो दीवार, इंटीरियर दीवार आपको बनाने में 3 से 4 महीने लगते हैं, हम उसे 1 से 2 दिन में बना सकते हैं। वो कम्प्लीटली प्री फैब्रिकेटेड होती है और एकदम नई टेक्नोलॉजी जो हमने खुद ने डिज़ाइन की है। और जहाँ तक मैं भी अगर सुन पा रहा हूँ तो आई थिंक हमने भी ये पहली बार सुनी है। तो मेरी जो ऑडियंस है इसके बारे में थोड़ा और जानना चाहिए। तो आप एक बार मुझे शुरू से बताओ कि आइडिया आया कहाँ से, आपने ऐसी चीज़ें कहाँ देखी? क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है इंडिया में ऐसी चीज़ें काफ़ी कम है। नहीं, इंडिया में आप सही बोल रहे हैं, ये काफ़ी कम है। बट बिकॉज ऑफ अब कोविड के बाद लोगों ने अपने इंटीरियर डिज़ाइनिंग और अपने घरों में बहुत काम करवाना चालू किया। अच्छा। तो अभी ये बहुत ही ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल है। द थिंग इज़ कि अभी जो आप काम करवाते हो उसमें बहुत टाइम लगता है। पहला बहुत टाइम लगता है, दूसरा बहुत पैसे भी लगते हैं। क्योंकि जो काम है उसमें कम से कम 6 या 7 महीने लगते हैं। अलग अलग डिज़ाइंस होती है। उसके बाद इलेक्ट्रीशियंस, बहुत ही प्रॉब्लम्स रहती है। सेम प्रॉब्लम अब्रॉड भी रहती है। जैसे मैं दुबई में था तो मैंने दुबई में ये देखा कि दुबई में चाहे आप माने बहुत बड़े बड़े बंगलोज हैं, पाम जुमेरा पे है, अलग अलग जगह पे, बट प्रॉब्लम है वो सब अंडर कंस्ट्रक्शन में ही है। उसका रीज़न ही यही है कि जो आज भी हम उसी पुराने तरीके से काम कर रहे हैं जिससे हम ये मान लीजिए 20 साल, 30 साल या 40 साल पहले किया करते हैं। बाकी सब चीज़ों में डेवलपमेंट आया है, नई नई टेक्नोलॉजी आई है, बट कंस्ट्रक्शन लाइन आज भी उसी तरीके से काम करती है जो मेजर काम है। तो उस चीज़ को मेरे को रिवॉल्यूशनराइज करना था, उसके अंदर नई नई चीज़ों को इंटीग्रेट करना था। तो जो बेस्ट तरीका मुझे लगा वो ये है कि अगर हम उसे कंप्लीटली प्री फैब्रिकेट करें, अपनी फैक्ट्री में बनाए, तो फर्स्टली उससे जो कंज्यूमर है उसका टाइम भी बचेगा। दूसरा, बिकॉज वो टाइम बच रहा है और ये मान लीजिए जो 3 महीने उनको कंस्ट्रक्शन के काम में लगते हैं वो नहीं लगेंगे, तो उनके पैसे भी बचेंगे। ओके। तो जो काम मार्केट में ये मान लीजिए 1000 रुपये, 2000 रुपये स्क्वायर फीट में हो रहा है, वो अपन 600 से 700 रुपये स्क्वायर फीट में कर देते हैं। ओके। हाँ, तो मतलब हम आधी रेट के अंदर आपको वो प्रोडक्ट डेवलप करके दे सकते हैं जो आपको, अगर आप नॉर्मल तरीके से, ट्रेडिशनल तरीके से कर जाओ तो आपको उसको डबल प्राइस देना पड़ेगा। तो अगर मैं बात करूँ कि ये आइडिया आया कहाँ से? आइडिया जैसे जो मैंने आपको बताया उसमें ये बात है कि ये जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी मैंने खुद ने डेवलप की है। अच्छा। ये टेक्नोलॉजी पेटेंट पेंडिंग है। हमने इसके पेटेंट के लिए अप्लाई किया हुआ है। और ये आइडिया बेसिकली इसी बात पे था क्योंकि रियलिटी में मेरे पिताजी प्रॉपर्टी लाइन थे, तो मैंने प्रॉपर्टीज़ बहुत सारी देखी है। राइट। और कोविड के बाद मैंने देखा है कि हर आदमी अपनी घरों में या अपने ऑफिस को एक अच्छे तरीके से डेवलप करना चाहता है। वो टाइम जैसे हमारे मतलब मम्मी पापा का जो टाइम था जहाँ हम नॉर्मल दीवार भी हो सकती थी, एक टेबल भी हो सकती थी, उससे कोई दिक्कत नहीं होती थी, वो टाइम चला गया। अब चाहता है आदमी जहाँ बैठे वो चीज़ अच्छी लगे, वो डेकोरेटिव आइटम्स हो, आपकी टेबल बहुत अच्छी हो। ऑफिस आप चाहते हो कि आपका जो ऑफिस हो एक लाजवाब ऑफिस आप तैयार करना। बिल्कुल। तो वो चीज़ मैंने देखी है, बट उसमें भी प्रॉब्लम वही है जो पुराने प्रॉब्लम्स आती है कि वही ठेकेदारों से जो झगड़े होते हैं, टाइम का लगता है, इलेक्ट्रीशियंस होते हैं, कई कनेक्शंस इधर उधर होते हैं।
आदमी आज भी उसी तरीकों में लगा रहता है, चाहे कोई भी हो, चाहे बड़े से बड़ा आदमी हो या छोटे से छोटा आदमी। जब कंस्ट्रक्शन का टाइम आता है तो उसे वही माथापच्ची करनी होती है। बिल्कुल बिल्कुल राइट। और मैं कुछ ऐसा सॉल्यूशन ढूंढना चाह रहा था जिससे ये जो प्रॉब्लम है ये ख़त्म हो जाए, और हमारी इस चीज़ से आपकी प्रॉब्लम 90% ख़त्म हो जाती है, क्योंकि इसमें आपको कोई कंस्ट्रक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। आपने एक बार दीवार बन गई, उसके बाद आपको कोई उसमें इलेक्ट्रिक कनेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, कोई लाइट कनेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको तो सिर्फ आपकी दीवार का साइज़ हमें भेजना है, ओके, और हम आपको सेम उस दीवार का पूरा लाइटिंग वर्क सब करके कंप्लीट आपको एक प्री फैब्रिकेटेड स्मार्ट वॉल बना के आपको भिजवा देंगे, जिसे सिर्फ आपको दीवार पे स्टैक करना है, एक के ऊपर एक लगाना है। अच्छा, हाँ, और फिर किसी एक को करंट देना है तो बाकी दीवारें अपने आप चालू हो जाएगी। अच्छा, हाँ, तो उसी वजह से आपका जो कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट है, कंस्ट्रक्शन का जो टाइम है वो मिनिमाइज हो जाता है। ओके, तो आज कोई भी, हर आदमी बिजी है, आज का टाइम ये वो टाइम नहीं था कि ना आदमी फ्री है या घर में 4 आदमी है कि एक आदमी कंस्ट्रक्शन संभाल ले। राइट, आज हर आदमी कोई ना कोई जॉब करता है या कोई बिजनेस करता है, उसके पास बहुत कम टाइम है, और वो टाइम इन चीज़ों में लगाने से अच्छा वो कोई प्रोडक्टिव काम कर सकता है। बिल्कुल। तो उस हिसाब से ये आइडिया का जन्म इस हिसाब से हुआ था। फिर उसके बाद तो जब इस पर ध्यान दिया, अलग अलग टेक्नोलॉजी निकली दिमाग में, अलग अलग आइडियाज़ निकले कि इसको हम किस तरीके से बना सकते हैं, इसके अंदर क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। उसके बाद जो टेक्नोलॉजी हमें अच्छी लगी उसको हमने पेटेंट के लिए अप्लाई भी किया है, और उसके अंदर अलग अलग वेरिएशन हमने ट्राई किए। अभी भी ये R&D वर्क पे ही चल रहा है, तो ये जो वर्क है ये पूरा R&D बेस ही है। अच्छा, ये जो हमारा काम है ये बेसिकली R&D, क्योंकि टेक्नोलॉजी हर ये मान लीजिए हर एक सेकंड में डेवलप होती है। टेक्नोलॉजी हर एक सेकंड में चेंज हो रही है, कुछ ना कुछ नया इनोवेट हो रहा है, और मेरा काम ये है मैं उस इनोवेशन को अपनी दीवारों में इंटीग्रेट करना चाहता हूँ। और आई थिंक ये आइडिया काफ़ी अलग भी है, पर मैं आपसे एक जानना चाहूँगा कि जो आपकी वाला जो स्टार्टअप है और जो और लोग करते हैं उनमें क्या अंतर आएगा। लाइक अगर मैं बोलूँ कि अगर अमाउंट की बात करूँ, अमाउंट में क्या अंतर आ रहा है, और अगर मैं बात करूँ कि टाइम में क्या अंतर आ रहा है, क्या अंतर आएगा दोनों में, अमाउंट और टाइम के अंदर? पहली बात तो क्योंकि ये मेरा पेटेंटेड प्रोडक्ट है और मेरा डिज़ाइन प्रोडक्ट है, तो ऐसा कोई प्रोडक्ट अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। पूरे इंडिया में कोई नहीं है? पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं है। अरे वाह। हाँ, क्योंकि ये डिज़ाइन मैंने खुद ने किया है। ओके। दूसरा, अगर आप नॉर्मल सिविल के तरीके से ये काम करने जाएं तो उसकी रेट और नॉर्मल हमारी रेट में कम से कम आधा का फ़र्क आएगा। लाइक अगर आधा? हाँ, जो चीज़ हम 800 रुपये स्क्वायर फीट में दे रहे हैं उन्हें वो बनाने में 1600 रुपये स्क्वायर फीट लगेंगे। तो आपका फर्स्टली जो अमाउंट है वो डबल हो जाएगा। साथ ही साथ आपका जो टाइम है, क्योंकि जो काम हम 2 या 3 दिन में कर देंगे उनको वही काम करने में 2 से 3 महीने लगेंगे। राइट। तो जो टाइम है आपका वो बहुत ज़्यादा ही सेव होगा। तो उन 2 चीज़ों की वजह से हमारा जो प्रोडक्ट है वो नॉर्मल प्रोडक्ट से ज़्यादा बेटर है। ओके, जो आपका स्टार्टअप है, ठीक है, इसमें अभी कौन कौन है? लाइक आप फाउंडर हो या कोई और भी है इसमें, CEO या कोई और भी? जी, अभी वैसे तो मैं अकेला हूँ इसमें, प्रोप्राइटर फाउंडर, बट मेरी टीम है अबाउट 7 से 8 लोगों की। और बाकी फिर हमारे स्टाफ है, उनमें हमारे कारपेंटर भी है, इलेक्ट्रीशियंस भी है, इंजीनियर्स भी है, और कई मेरे डिज़ाइनर्स हैं। जैसे हमारी एक डिज़ाइनर का नाम है सलोनी जी, जिन्होंने जो भी हमारी जो टेक्नोलॉजी है उनको किस डिज़ाइन में प्रेजेंट करना है उसका काम वो बहुत अच्छे बखूबी तरीके से निभाती है। और भी इसमें हमारे इंजीनियर साहब हैं अनिल जी, वो इसको किस तरीके से हम टेक्नोलॉजी को इसके अंदर इंटीग्रेट करके किस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं ताकि वो दिखे ना लोगों को। एस्थेटिकली वो किस तरीके से आदमी को अपीलिंग लगे। कि हम ये नहीं चाहते कि टेक्नोलॉजी आपको दिखे, हम चाहते हैं कि वो एक गाप के अंदर, मतलब एक एस्थेटिक के अंदर छुप जाए। तो वो काम हमारे अनिल जी करते हैं और बहुत बखूबी वो काम करते हैं। और भी हमारी कई अच्छी टीम है। मैं टचवुड में इस बात की बहुत अच्छी है कि मेरी जो टीम है मेरे को बहुत बढ़िया। तो अगर मोरल वो स्टोरी अगर हम लोग ये बोले कि अगर कोई भी स्टार्टअप अगर आपको रन करना है तो टीम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप कोई स्टार्टअप हो, कोई भी आइडिया हो, विदाउट टीम आप कोई भी आइडिया प्रोसीड कर ही नहीं सकते। इसका एक अगर एग्जांपल देना चाहूँ तो इससे पहले मेरी कंपनी हुआ करती थी, ग्रेविटी बॉक्स टेक्नोलॉजीज के नाम से। तो आपकी एक और कंपनी थी पहले? हाँ, ग्रेविटी बॉक्स टेक्नोलॉजीज के नाम से। तो उसमें जो हमारी वो पार्टनरशिप में थी, तो मेरे 2 पार्टनर्स भी हुआ करते थे। तो क्या आप उनके नाम बोलना चाहोगे? नहीं। ओके। तो उनके बीच में कुछ CEO और CFO को लेके, अच्छा, हाँ, हालांकि वो आइडिया मेरा ही था, बट क्योंकि मैं उस कंपनी को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, बट वो लोग उस कंपनी से अपना जो नाम होता है
कि क्या सीईओ बनता है, या जो आज आप देखते हो कि मूवीज और टीवी वो उससे कुछ ज़्यादा ही प्रभावित हुए हो गए थे। तो उसी वजह से जो आइडिया था वो आइडिया बहुत अच्छा था। हम स्टूडेंट्स को कंपनी से साथ टाइप करवा के उनको एक R&D टीम क्रिएट करना चाहते थे। वो भी एक बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट हुआ करता था, बट बिकॉज ऑफ छोटे से डिफरेंसेस की वजह से या अपने जो निजी स्वाद की वजह से वो कंपनी चल नहीं पाई। ओके। और मेरे भी कुछ प्रायर कमिटमेंट्स आ गए थे। मेरे पेट्रोल पंप ही है 2। अच्छा, वेरी गुड। तो उन कमिटमेंट की वजह से मुझे उसमें ध्यान देना पड़ा, इसलिए वो कंपनी फिर मैंने उसे परस्यू नहीं किया, और अब तो शायद वो है भी नहीं हाथ में। बट बिकॉज आपको जो आपके साथ लोग हैं वो अच्छे होने चाहिए, जो आप भरोसा कर सके। और एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, अगर आप नई कंपनी चालू कर दो तो हमेशा कंट्रोल अपने हाथ में रखिएगा। ओके। ये चीज़ मुझे एक वो था ना हार्ड तरीके से पता चली। अच्छा। कि भरोसा सही, हर चीज़ का भरोसा सही चीज़ है। आप लोगों पे भरोसा कर तो अच्छी बात है, बट ये व्यापार और आदमी के बीच में हमेशा एक गैप रहना चाहिए, होना चाहिए। ये व्यवहार, आपका व्यवहार लोगों के साथ अलग हो सकता है और आपका जो व्यापार है वो अलग होना चाहिए। वो अलग होना चाहिए। आप दोनों को मिला नहीं सकते। आज क्योंकि वो दो मेरे दोस्त ही थे, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई 33 देने में, परसेंट देने में। बट आज अगर वही कंट्रोल में अपने हाथ में रखता तो शायद मैं उस कंपनी को भी अच्छे तरीके से डेवलप कर पाता। बट वो भी है कि पार्ट ऑफ द पार्सल है, ये लाइफ ऐसे चलती है, वो वाली बात। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब हम लोग क्या करते हैं मोहित, हम लोग वापस शुरू से स्टार्ट करते हैं कि जब आप कॉलेज में थे तो आपके पास ये ऐसा कुछ था कि यार मुझे जॉब करनी है या मुझे खुद का कोई बिजनेस स्टार्टअप करना है? जी, जॉब का तो मेरे दिमाग में कभी रहा नहीं। अच्छा, आपके माइंड में भी रहा नहीं? मैंने आपको बताया कि मैं जो बचपन है वो इंडस्ट्रियल एरिया में बीता। मतलब हमारे इंडस्ट्रियल एरिया में 600 से 700 फैक्ट्रियाँ हैं और मैं लगभग सारी फैक्ट्रियों में जा चुका हूँ। तो इन द एंड मुझे भी एक फैक्ट्री खोलनी थी। मैं कॉलेज गया था सीखने के लिए। अच्छा। आज इंजीनियरिंग मैंने इसलिए की कि मैं कुछ सीखना चाहता था। हालांकि हमारा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो थोड़ा सा फोकस ये करता है कि जॉब्स पे, और वो आपको वो था ना सोचने पे थोड़ा कम मजबूर कर देता था, वो आपको जटाने की कोशिश हो जाती है। आई थिंक वो लोग कोशिश ये करते हैं कि आपका ये एग्जाम है, ये सिलेबस है और पास हो जाओ। हाँ, बट वो बात जो है वो गलत है। बिल्कुल। क्योंकि आज चाहे इंडिया का करिकुलम वैसा है, बट आप अगर कहीं भी चले जाएं, चाहे अमेरिका चले जाए या जापान चले जाए, उनका करिकुलम आपको आपकी ग्रोथ इनहेंस करने की कोशिश करता है कि आप क्या सोचते हो, आप क्या किस फील्ड में जाना चाहते हो, उसमें आप कितना डेवलप कर सकते हो, उसकी कोशिश करता है। अपने यहाँ करिकुलम कोशिश ये करता है कि बस मार्क्स इतने ले आइए, पास हो जाइए, इस कंपनी में जॉब ले लेनी चाहिए वो। बट फिर भी मैंने इंजीनियरिंग का पर्पस यही था कि मुझे कुछ ना कुछ क्रिएट करना है और मुझे नॉलेज चाहिए थी। मैं बेसिकली नॉलेज के लिए गया था। और जब मैं कॉलेज में गया मैंने नई नई चीज़ें सीखी, नए नए प्रोडक्ट देखे और कई आइडियाज़ दिमाग में आए। एक मैंने आपको बताया ग्रेविटी बॉक्स टेक्नोलॉजीज़, जो मैंने सेकेंड ईयर में चालू किया था। अच्छा। हाँ, फिर जब सेकेंड ईयर में मैं आपको बताया कि कुछ दिक्कतों की वजह से वो नहीं चालू कर पाए, तो थर्ड ईयर में मैंने पेट्रोल पंप के लिए वो भरे थे और लॉटरीज, और लकीली हमारे 2 पेट्रोल पंप आ गए थे। अच्छा। तो हमें लगा कि ये भी एक अच्छा फील्ड है जाने के लिए, तो मैंने उसमें जाना प्रेफर किया। और थर्ड ईयर तक मैंने पेट्रोल पंप चालू करने के सारे प्रोसीजर कर लिए थे। फोर्थ ईयर फिफ्थ ईयर तक हमारा मतलब फोर्थ ईयर ख़त्म होते होते मेरा पेट्रोल पंप चालू हुए थे। तो फिर पहले मैंने उस लाइन को फील्ड को ऑब्जर्व किया और वहाँ पे हमारे जैसे पहले पेट्रोल पंप थे, फिर हमने उसमें CNG स्टेशन चालू किए, फिर उसके बाद LPG सिलेंडर की एजेंसी चालू की, ऐसे करके उस पर कई काम किए। बट फिर ये जो मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड है तो मुझे कुछ टेक्निकल में ही करना था। वो अंदर था आपके कि यार मैं जहाँ से आ रहा हूँ वो तो चीज़ मुझे करनी है। मैं हमेशा से टेक्निकल लाइन में जाना चाहता हूँ। तब जाके फिर मैंने ये कंपनी चालू की और फिर टचवुड मतलब बहुत अच्छे तरीके से चालू हुई और अच्छे हमें ऑर्डर्स मिले हैं, प्रोजेक्ट्स अच्छे चल रहे हैं। 2-4 बड़े बड़े प्रोजेक्ट हमने किए हैं अभी। और भगवान की दया ये रही कि अभी राइजिंग राजस्थान में हमने बिल्कुल एक बूट किया था और उसमें मोदी जी को मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो एक बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने शुरुआत की है, बाकी तो भगवान की दया है। अरे काफ़ी अच्छा कर। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि अभी आपने बोला कि जब आपका फाइनल ईयर में आप आए तो आपने पेट्रोल पंप स्टार्ट किए, तो पेट्रोल पंप कैसे ओपन होते काफ़ी लोगों को नहीं पता, ठीक है? ये ओपन कैसे होते हैं, इसमें काम कैसे होता है और मार्जिन और प्रॉफिट कैसे होता है, तो एक बार शुरू से आपको समझाना अप्लाई कैसे करना और क्या इसमें पूरा काम होता है। जी, पेट्रोल पंप का
बेसिकली तो आपके जैसे इंडियन ऑयल की जो कंपनीज है या चाहे BPCL की हो, इनकी एक लॉटरी स्कीम निकाली जाती है। अच्छा। जो आपको ऑनलाइन IOCL डीलर मार्जिन करके मिल जाएगी, डीलरशिप करके मिल जाएगी। अब उसमें आपके एरियाज़ के हिसाब से अवेलेबल्स होती हैं एप्लीकेशन। अच्छा। तो अगर आपके उस एरिया में लैंड अवेलेबल है या आप उस एरिया में लैंड अलॉट कर सकते हो, आपकी किसी जानकार की लैंड अवेलेबल, तो आप उस एरिया का फॉर्म भर सकते हो। उसके बाद कंपनी के लोग आके आपका चेक करते हैं कि अगर वो एरिया सही है कि नहीं, वहाँ पे आपकी डीलरशिप बन सकती है कि मार्जिन सही है कि नहीं। कि इसमें बेसिकली क्या होता है, अगर ज़मीन कुछ कम या ज़्यादा होती है तो वो पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। ओके। तो एग्जैक्टली वो मार्जिन सब कुछ चेक करते हैं। उसके बाद आपको कंपनी से के द्वारा एक 7 या 8 लोगों को से मिलने के लिए एक NOC दी जाती है। NOC, ओके। हाँ, जो आपको कमिश्नर साहब को, जयपुर के कमिश्नर साहब को, राजस्थान के कमिश्नर साहब को देनी पड़ती है। ओके। फिर वो आपको 7 या 8 अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए NOCs लाने के लिए देते हैं। अच्छा। उसमें फायर डिपार्टमेंट भी होता है, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट भी होता है, जिक्को होता है, JD होता है, अलग अलग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, अलग डिपार्टमेंट। और आपको फिर हर डिपार्टमेंट में जाना पड़ता है, अपनी एप्लीकेशन देनी पड़ती है। फिर अगर उन्हें वो एप्लीकेशन रजामंदी लायक आती है तो वो NOC देते हैं। वो सारी NOC आपको फिर कमिश्नर साहब को दोबारा देनी पड़ती है। और अगर वो उनको सही लगती है तो वो हमें फाइनल एक NOC देते हैं, जो हम IOCL में देते हैं। उसके बाद तो फिर कंस्ट्रक्शन का काम चालू होता है। और एक बार कंस्ट्रक्शन के काम में जैसे 6 या 7 महीने लग जाते हैं, और एक बार वो चालू हो जाए उसके बाद तो आपको फिर नॉर्मली इंडियन ऑयल से सामान मंगवाना होता है और सेलिंग चालू करनी पड़ती है। बाकी जो टेक्निकल जो काम होते हैं, बेसिकली मशीन्स और ये सारा, वो सारा इंडियन ऑयल हैंडल करती है। ठीक है। पर मैंने शुरू से ये सुना था कि अगर आपको पेट्रोल पंप स्टार्ट करना हो तो इतना XY अमाउंट की नीड होती है, तो आपके अकॉर्डिंग स्टार्टिंग में कितना अमाउंट होना चाहिए? देखिए, ये डिपेंड करता है ज़मीन पे। अगर आपकी ज़मीन आपके पास अवेलेबल है, उसके बाद आपको एक रनिंग कॉस्ट के हिसाब से 50 लाख के अंदर आपका आराम से एक पेट्रोल पंप चालू हो सकता है। उसमें बाकी आप उसके अंदर क्या क्या इन्हेंस करना चाहते हो या क्या, जैसे हम उसे अच्छे, क्योंकि मेरे दादा दादी के नाम पे पेट्रोल पंप है, भगवती गौरी शंकर इंदिरा, और हमारे झोटवाड़ा में ही है, तो मैं उसे थोड़ा अच्छे तरीके से इन्हेंस करना, तो हमने वाटर कूलर्स और कैनोपीज़ और बहुत सारी ऐसी ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की है जो नॉर्मली पंपों पे नहीं प्रोवाइड की जाती। बाकी अगर आप चाहें तो 50-60 लाख में अच्छा सा पेट्रोल चालू हो सकता है। तो मतलब अगर आपके पास 1 CR तक का अमाउंट है, तो आप उस बारे में सोच सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। बात होती है ज़मीन की, ज़मीन आपके पास अवेलेबल है, क्योंकि तो ज़मीन अपनी चाहिए या किसी की भी, अगर हम लोग किसी की भी चल सकती है, बस उससे एक 20 साल की NOC लिखवानी। 20 साल की NOC? हाँ। तो जो आपका एग्रीमेंट होगा कंपनी के साथ, लाइक कोई भी अगर इंडियन ऑयल है या जियो है, तो उसके साथ आपका 20 साल का एग्रीमेंट होता है? हाँ, 20 साल का एग्रीमेंट होता है उनके साथ। और उसके बाद भी अगर आप इंडियन ऑयल की बात करें तो इंडियन ऑयल से 25 साल का एग्रीमेंट होता है। 25 साल तक? तो ना आप जा सकते ना वो कंपनी जा सकती है? हाँ, क्या लॉस हो या कुछ भी हो? हाँ, 25 साल तक तो आप कंपनी, पूरा जो आपका पंप है वो कंपनी के अंडर आता है। उसमें ना तो आप कभी फ्यूचर में अगर आपका मन ना हो या माइंड बदल, तो भी कंपनी आपको अलाउड नहीं करेगी। तो इसमें क्या अमाउंट, लाइक अपन ने अगर 1 CR स्पेंड किया है तो क्या इसमें अपना मार्जिन होता है और कितना प्रॉफिट मतलब आ जाता है एक महीने का? ये सब डिपेंड करता है आपके, जैसे कंपनी का जो है वो तो 3% पर लीटर का होता है। वो उनका फिक्स है? वो फिक्स है। तो वो आपका डिपेंड करता है आपकी क्या सेल आ रही है। आपकी सेल अगर अच्छी खासी सेल आती है तो उसके ऊपर आपको एक अच्छा मार्जिन मिल जाएगा। अगर आपकी सेल कम है, क्योंकि इसके अंदर कई लोगों ने घाटे भी खाए। टचवुड हमारे ये रहा कि हमारी जो ज़मीनें हैं वो अच्छी लोकेशंस पे है, पर कई ऐसे हैं जिन्होंने गांव के अंदर ज़मीनों में भी अलॉटमेंट लिए और उन्होंने खोला, उनकी सेल अच्छी नहीं आ रही। अच्छा। तो ये डिपेंड करता है आपकी सेल कितनी है, कि आप खुद कर सकते हैं कि 3% पर लीटर, अगर आपकी सेल 3,000, 4,000 या 5,000 आ रही है तो आपको एक मिनिमम है, आपको एटलीस्ट 10,000 से ऊपर की सेल चाहिए, तब जाके आपकी कमाई आनी चालू होती है। बिल्कुल। तो मोहित, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर किसी ने पेट्रोल पंप में इन्वेस्टमेंट किया है लाइक 1 CR, तो वो कितना अमाउंट उसके पास आ जाएगा, लाइक 1 साल तक के अंदर अंदर वो कवर कर लेगा या 2 साल के अंदर वो कवर कर लेगा? मैं आपको बताया वो सब डिपेंड करता है आपकी सेल के ऊपर। अच्छा। और एरिया भी इम्पोर्टेंट है? एरिया ही इम्पोर्टेंट है। पेट्रोल पंप में जो मेन चीज़ है वो आपका एरिया है, उसके आसपास कितने पेट्रोल पंप है या क्या है, डिपेंड करता है। बाकी अगर आदमी चाहे तो 2-3 साल तो नहीं, कम से कम भी 5 साल लगेंगे। 5 साल लगेंगे अगर वो कोई 1 CR तक का अमाउंट अगर उसको रिकवर करना है।
और उसमें पेट्रोल पंप में कॉस्टिंग भी होती है, स्टाफ सैलरी भी होती है, सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। ओके। अब यहाँ पर अभी आपने बात बोली कि जैसे आपने पेट्रोल पंप स्टार्ट किया, फिर आपने एक और पेट्रोल पंप अभी स्टार्ट कर दिया, तो वो भी इसके पास में ही है या वो अलग एरिया में? नहीं, एक हमारा झोटवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया में है। ओके। और एक हमारा लामपुआ गांव में है, रिंगस के पास में। अच्छा। रिंगस खाटू रोड के ऊपर। तो वो भी आपका ही है? तो वो भी आपके नाम पे ही है? हाँ। तो मतलब दो, इनके पास दो पेट्रोल पंप हैं, एक कंपनी है और भी पता नहीं क्या क्या है, बट अभी तक इन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया। नहीं, हमारे कुछ नहीं है। ठीक है, खाटू श्याम बाबा की थोड़ी कृपा है बस। और गाइस, खाटू श्याम जो बाबा है वो हमारे राजस्थान जयपुर में है, जो काफ़ी लोग बाहर के हैं उनको नहीं पता, तो प्लीज़ एक बार जरूर आइए। अब यहाँ पर हम लोगों ने पेट्रोल पंप की बात कर ली कि पेट्रोल पंप क्या क्या कैसे होता है। अब यहाँ पर आपने एक वर्ड यूज़ किया था कि आपके पेट्रोल पंप के अलावा आपके पास CNG जो है गैसेस, उसकी भी कुछ है आपके पास, तो क्या है वो? जी, क्या है, पेट्रोल पंप के साथ साथ आजकल CNG की भी राजस्थान में एक बड़ी डिमांड है, काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। डिमांड तो हमेशा से रही है, पर आज उसकी अवेलेबिलिटी भी हो रही है। ओके। लोगों के पास गाड़ियाँ CNG में कन्वर्ट करवा रहे हैं, लोगों के पास अभी बहुत, क्योंकि आज पेट्रोल की जो रेटें हैं नॉर्मल, और राजस्थान में सबसे ज़्यादा है। ऑल ओवर इंडिया राजस्थान में पेट्रोल की रेटें सबसे ज़्यादा है। तो एक आम आदमी को पेट्रोल के लेने में और जो डेली वर्क के लिए काम करना चाहता है, उसके लिए उसे बड़ी असुविधा होती है। इसलिए CNG उसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है। ओके। तो कई गाड़ी वाले, टैक्सी वाले CNG को यूज़ करना चाहते हैं। तो इसीलिए हमने एक CNG स्टेशन भी चालू किया है, जो हमारे पेट्रोल पंप में ही है। अच्छा। के साथ ही लगा हुआ है, जिसमें हम CNG भी देते हैं। अच्छा। ओके। और क्योंकि CNG की डिमांड जयपुर में बढ़ रही है, आजकल CNG ऑनलाइन कर दी गई है। ऑनलाइन लाइक? पहले CNG आती थी ट्रकों में। अच्छा। और जितनी देर ट्रक आपका खड़ा रहेगा उतनी देर आप CNG डलेगी, फिर वो ट्रक दोबारा जाया करता था, दूसरा ट्रक आता था, वो लगता था, जिसके में बीच में कुछ समय के लिए CNG बंद हो जाती थी। इसलिए आप देखते होगे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर की CNG की जो लाइनें लगती थी, अब CNG पाइपलाइन के थ्रू दी जाती है। ओके। हाँ, तो जो पाइपलाइन है वो डायरेक्ट पेट्रोल पंप पे कनेक्ट हो जाता है। ओके। तो उसके वजह से आज CNG की कोई रुकावट नहीं है। कंप्लीटली जितना आपको CNG चाहिए फुल प्रेशर पे उतना अवेलेबल मिल जाता है। और हमारा पंप भगवान की दया है कि जयपुर का पहला पेट्रोल पंप है जो CNG हुआ है। पूरा जयपुर का आपका पहला पेट्रोल पंप जो CNG? पूरे राजस्थान का पहला ऑनलाइन CNG पंप है। गाइस, तो मैंने इनका एड्रेस दे दिया है नीचे, वहाँ पर जाके अगर आपको पूरे राजस्थान में कहीं मिले तो इनका CNG है। अब यहाँ पर मैं जानना चाहूँगा कि जैसे जैसे हमारी दुनिया आगे जा रही है, आजकल EV काफ़ी आ गया है। ठीक है, EV आ गया, तो वो भी है आपकी सुविधा? EV की भी हमारे पास सुविधा है, इलेक्ट्रिक चार्जिंग की भी हमारे पास सुविधा है। इलेक्ट्रिक चार्जिंग अभी जयपुर में इतनी फेमस नहीं हुई है। राइट। उसका रीज़न है कि इलेक्ट्रिक चार्जिंग का जो टाइम है वो कम से कम 10 से लेके 30 मिनट तक का है, और 30 मिनट एक आदमी को पेट्रोल पंप पे गुजारना थोड़ा मुश्किल होता है। राइट। तो इलेक्ट्रिक चार्जिंग तो जयपुर में है, बहुत बढ़ रही है, बट उसकी रिक्वायरमेंट लोग अपने घरों में लगाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। उसका भी एक सुविधा है कि हमारे कई जानकारी में है, जो हम ही इलेक्ट्रिक चार्जिंग भी लोगों के घरों में इंस्टॉल करवा रहे हैं। बट वो थोड़ा नीश मार्केट है, क्योंकि आज के टाइम पे जयपुर में इलेक्ट्रिक चार्जिंग की इतनी सुविधा है या इतना कोई माइंडसेट अभी चेंज नहीं हुआ। बाकी धीरे धीरे लोगों के माइंड जो है वो चेंज होते जा रहे हैं। ओके। अब अगर कोई भी यूजर है वो अगर एक कार बाय करना चाह रहा है, तो उसको कौन सी कार बेस्ट होगी, लाइक अबाउट द CNG, पेट्रोल या EV, आपके अकॉर्डिंग अभी के टाइम पे? जी, कार्स तो आप जानते हैं कि CNG कार जो होती है वो ज़्यादातर कन्वर्ट की जाती है। ओके। तो वो तो डिपेंड करता है कि आपका कार का प्रोस्पेक्ट क्या है। बाकी टाटा जो है या महिंद्रा, ये इस डिपार्टमेंट में सबसे अच्छे हैं। उनकी जो क्वालिटी है और जो एवरेज, जो गाड़ी का एवरेज है, वो मेरे हिसाब से जो नॉर्मल गाड़ियों से ज़्यादा बेटर। ओके। और आई थिंक जो EV में कार्स आ रही हैं वो काफ़ी अच्छी है। हाँ, टाटा ने जैसे नेक्सन EV नेक्सन निकाली है, उसकी जो एवरेज है वो बहुत बढ़िया है। सेम ही महिंद्रा का भी अभी एक EV का है, 800 शायद उन्होंने EV निकाली है, वो भी बहुत अच्छी है। तो आपको क्या फील होता है कि आज से 10 साल बाद EV का तो जो ट्रेंड है ऊपर जाएगा, पर जो पेट्रोल पंप पे आपने 25 साल तक लीज लिया, तो उसका भी रहेगा या इतना कम हो जाएगा पेट्रोल का? जी, उसका जो मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है कि इथेनॉल जो है, यस राइट, वो शायद EV और इलेक्ट्रिक दोनों से ज़्यादा बेटर रहेगा। वो अच्छा आएगा, क्योंकि इथेनॉल एक
प्रोडक्ट है जो नॉर्मली शुगर केन के ईल्ड से बनता है। तो पहली तो अगर हम उसे अच्छे तरीके से फार्म कर सकें, उसके बाद हमारे पास उसकी अबंडेंस हो जाएगी। और जो नितिन गडकरी साहब भी है वो उस पर ज़्यादा बहुत फोकस कर रहे हैं। आज इथेनॉल सबसे अच्छा प्रोडक्ट इसलिए क्योंकि उसके अंदर से कोई हार्मफुल गैसेस नहीं निकला। दूसरा, वो लिक्विड की तरह नॉर्मली पेट्रोल पंप से आप बेच सकते हो, नॉर्मल जैसे अपन बेचते हैं वैसे ही बेच रहे हैं। आज पेट्रोल में 20 से 30% इथेनॉल मिलाया जाता है। बिल्कुल। और इन लोगों की बहुत कोशिश है कि उसे 30 को हम 40 कैसे कर सकें। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद कुछ सालों बाद इसे 100% इथेनॉल पे चलने वाली गाड़ियाँ आएंगी, क्योंकि आज भी कोई TVS जैसे है, TVS बाइक्स और शायद महिंद्रा, ये दोनों इथेनॉल पे चलने वाली गाड़ियों के ऊपर बहुत ही R&D और वर्क कर रही है। अभी दिल्ली में ऑटो एक्सपो में उन्होंने TVS ने इथेनॉल बेस्ड बाइक्स लॉन्च की है। ओके। तो मैं हिसाब से जो फ्यूचर है वो इथेनॉल फ्यूल का है, जो बिकॉज ऑफ फार्मिंग, वो अगर हम अच्छी तरीके से फार्म कर पाए तो अबंडेंस भी होगा। दूसरा, उससे कोई नुकसान भी नहीं होगा। और दूसरा, जैसे EV का आप देखते होंगे, जैसे बिकॉज राजस्थान बहुत ही गर्म क्लाइमेट है, राइट। तो जैसे आपने देखा होगा कि स्कूटीज और में आग लगने के चांसेस लगते हैं। इथेनॉल में वो काम बहुत ही मिनिमाइज हो जाता है। बिल्कुल। तो उस हिसाब से जो मेरे को लगता है फ्यूचर इथेनॉल का आने वाला है, और उसमें हमारा पेट्रोल पंप भी डीजल की जगह, हाँ, डीजल की जगह हम इथेनॉल बेच देंगे। पर अभी अगर कोई, क्योंकि अभी आई थिंक जो आपने बोला उसको करीब 5 से 6 साल का टाइम कंज्यूम होगा, कोई अगर आज कार बाई करना चाह रहा है न्यू ईयर पे, तो वो EV की ले या पेट्रोल की ले? देखिए, पेट्रोल, अगर मैं EV की बात करूं, EV आप लेना चाहे आप ले सकते हैं, क्वालिटी वाइज आज बहुत अच्छी है, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी, बट EV का मतलब है आपका मेंटेनेंस, आप उसे चार्ज कर पाते हैं या नहीं, और उसको पूरा मैनेज करना, बिकॉज उसके अंदर पर किलोमीटर आपको मैनेज करके चलना पड़े। आप लॉन्ग ड्राइव्स पे नहीं जा सकते। बिल्कुल। आप एक शहर से दूसरे शहर EV लेके नहीं जा सकते। EV आप अपने घरेलू कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, आसपास का जो आपका आसपास के एरिया। और क्योंकि आज का जो टाइम है, हर घर में 2 गाड़ियां हैं। राइट। एक गाड़ी है ऐसी है जो आप किसी बड़े सफ़र के लिए जाना चाहते हैं या कोई एक्सपेंसिव जगह जाना चाहते हैं। एक गाड़ी ऐसी है जो डेली मज़ा में काम आती है, रोज़मर्रा की चीज़ों में काम। तो EV जो है आप रोज़मर्रा की कामों में यूज़ कर सकते हैं। बट क्योंकि जो टाइम है, अभी जो टाइम है, एक पेट्रोल की गाड़ी का होना ज़रूरी है किसी भी घर में। क्योंकि अब वो EV के लिए अगर किसी दिन EV आप चार्जिंग ना कर पाए या रात को नहीं आए और इमरजेंसी हो, तो इमरजेंसी में चाहे आपको कितनी भी इमरजेंसी हो, EV को चार्ज करने में आपको आधे घंटे लगेंगे तो लगेंगे, वो आप किसी भी तरीके से नहीं रोक सकते। और आज जो हमारा कस्टमर है वो पंप पे 10 मिनट भी नहीं रुक सकता। बिल्कुल। 10 उसको सेकेंड चाहिए पेट्रोल, अभी उसको चाहिए तो अभी चाहिए। तो उस आदमी के लिए 10 मिनट आधा घंटा इंतज़ार करना बड़ा मुश्किल है। तो EV मैं हमेशा सोचता हूँ एक सब्स्टिट्यूट की तरह आप रख सकते हो, घरों में रख सकते हो, पर उसे कंपल्सरी करना थोड़ा मुश्किल है अभी के टाइम पे। बट धीरे धीरे गवर्नमेंट इस पर बहुत सुधार कर रही है, अलग अलग ही चार्जिंग स्टेशन बन रहे हैं, स्वैपिंग स्टेशन बन रहे हैं कि बैटरी स्वैप हो सकती है। तो अगर बैटरी स्वैपिंग स्टेशन और चार्जिंग स्टेशन एक अच्छी क्वांटिटी में रिलीज़ हो जाते हैं, फिर अपन EV के बारे में सोच सकते हैं आगे। ओके। तो अब हम लोग बात करते हैं कि चलो हमने आपकी बात करी कि आपका 2 पेट्रोल पंप है, फिर आपने फिर फाइनली आपने अपनी कंपनी स्टार्ट करी, एक ये है स्टार्टअप। अब मैं यहाँ पर आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर कोई भी स्टार्टअप लॉन्च करना चाहता है या स्टार्टअप करना चाहता है, तो 3 क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके लिए? क्योंकि काफ़ी लोगों के माइंड में आता है कि यार आइडिया है या फंड है, ये एक अच्छी टीम है, तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट 3 चीज़ें? देखिए, सबसे अच्छी मेन इंपॉर्टेंट है वो आइडिया है। बिना अच्छे आइडिया के आप कोई भी स्टार्टअप चालू नहीं कर सकते। और आइडिया का मतलब वो आइडिया नहीं जो अच्छा हो, पर वो जो कस्टमर है उसके लिए उस वो सहूलियत हो उसमें। कि अगर आप चाहे कि एक आइडिया हो कि बहुत एक्सपेंसिव हो, तो वो एक आम आदमी या एक इंडिया का आदमी नहीं ले सकता। आपको जो चीज़ बनानी है वो उस हिसाब से बनानी है जो आपका कस्टमर है वो उसे बाय करे, या उसकी कोई प्रॉब्लम है जो आप सॉल्व कर सकते हो अपने आइडिया के ज़रिए। तो पहला जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो तो आइडिया है। उसके बाद आती है आपकी टीम। आपकी टीम चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो, सप्लायर हो, सेल्स हो, मार्केटिंग हो, आपको एक अच्छी टीम की ज़रूरत है। क्योंकि
कोई भी आदमी बड़ा नहीं बना सकता बिना अपनी टीम के। आपको आपकी टीम की ज़रूरत है, और वो टीम की जो आपके आइडिया के साथ मैच कर सके, जो आपका विजन मैच कर सके। अगर आपकी टीम ही आपका साथ नहीं देगी तो आपका जितना अच्छा भी आइडिया हो नहीं चल पाएगा। बिल्कुल। और तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो है फंडिंग। पर क्योंकि आज गवर्नमेंट का बहुत अच्छा सपोर्ट है राजस्थान में, जैसे आपने देखा राइजिंग राजस्थान हुआ, और बहुत अलग अलग हमारी जो सरकार है अभी वो इन चीज़ में बड़ा बढ़ावा दे रही है। तो फंडिंग का भी अगर आपका आइडिया और आपकी टीम है तो फंडिंग का भी आप कहीं ना कहीं से सेटअप कर सकते हो। बट जो इन्हीं तो भाई आज के टाइम पे भी आपने बात करी कि गवर्नमेंट की काफ़ी फंडिंग आती है, पर आजकल कोई भी अगर स्टार्टअप करता है तो आई थिंक हर जगह एक माहौल बना हुआ है कि फंडिंग फंडिंग फंडिंग। तो फंडिंग क्या इतनी ज़रूरी है कि आप फंडिंग होने के बाद ही आपका काम स्टार्ट होगा? मैं आपकी बात करता हूँ कि आपने कैसे स्टार्ट किया। जी, ये सब डिपेंड करता है आपका आइडिया क्या है, आप किस आइडिया पे वर्क करना चाहते हो। अगर डिपेंड करता है क्या टेक्नोलॉजी आप यूज़ करना चाहते हो। जैसे अब मेरा जो आइडिया है उसके लिए मुझे फंडिंग की रिक्वायरमेंट इतनी नहीं है, क्योंकि जो मेरा आइडिया है वो प्रोजेक्ट बेस है। मुझे प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, जितने मैं प्रोडक्ट कर पाऊँगा, जितने मैं डेवलप करवा पाऊँगा, उनको घर पे असेंबल करूँगा, लोग देखेंगे, उससे मुझे ऑर्डर्स मिलेंगे, फिर मैं वो करूँगा। एडवांस भी होते हैं। तो अभी मुझे रिक्वायरमेंट इसलिए नहीं है क्योंकि मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, मेरा पैसे से पैसा बनेगा, वो वाली बात। बट कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स होते हैं उसके लिए जिनमें जैसे मार्केटिंग की जिसमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, उनमें आपको एक स्टार्टिंग में एक अच्छी फंडिंग देनी पड़ती है। बाद में तो चलो धीरे धीरे आप अच्छा डेवलपमेंट कर सकते हो, पर इनिशियल फंडिंग देनी पड़ती है। तो ये सब डिपेंड करता है आपके आइडिया के ऊपर, कहीं तो आपकी टीम के ऊपर भी, कि आपकी टीम मार्केटिंग कैसा कर रही है, या आपको बाहर से रिसोर्सेज लेने पड़ रहे हैं मार्केटिंग के लिए या मैन्युफैक्चरिंग के लिए। अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग बाहर से करो, जैसे मैं मैन्युफैक्चरिंग खुद करता हूँ, मेरी खुद की इंडस्ट्री है, बट अगर वही काम मैं किसी और से बाहर से कराऊँ तो फिर मुझे उसको भी प्रॉफिट की देना पड़ेगा, या फिर मुझे फंडिंग की ज़रूरत पड़ेगी उनमें। तो आज ये सब डिपेंड करता है आपके आइडिया पे। और फंडिंग जो है, अगर आप एक सीड फंडिंग चाहते हो तो एक नॉर्मल फंडिंग, अगर आपकी ये मान लीजिए 20 लाख 10 लाख भी फंडिंग है तो उससे एक आप आराम से बिजनेस चालू कर सकते हैं, आराम से। और बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव होता है आपका जो आइडिया है वो प्रूव करना, जो कॉन्सेप्ट है वो मार्केट में प्रूव करना। अगर आपका कॉन्सेप्ट मार्केट में प्रूव होता है तो आज फंडिंग देने के लिए लोगों की कमी नहीं है। बिल्कुल राइट। क्योंकि एक अच्छे आइडिया पे लोग इन्वेस्ट करने से पहले, जो पहले टाइम था जो लोग डरा करते थे, आज एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप शार्क टैंक इंडिया भी देख चुके होंगे, कई अलग प्राइवेट प्लेटफॉर्म भी है, राइजिंग राजस्थान भी है, अलग अलग डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ है, आई स्टार्ट राजस्थान में है। तो कई ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो आपको फंडिंग देने के लिए रेडी है, अगर आपके आइडिया में दम है तो। बिल्कुल। और अगर आपके पास एक प्रॉपर टीम है और एक प्रॉपर सेटअप है तो फंडिंग का इतना मेन रीज़न इसलिए नहीं है कि फंडिंग आप कहीं ना कहीं से एडजस्ट कर सकते हैं। द मेन थिंग है आपका आइडिया, आपका आइडिया, आपका बिलीव उस आइडिया पे। क्योंकि अगर आपका खुद का बिलीव नहीं है तो लोगों का बिलीव नहीं है। राइट। तो एक आपका आइडिया, दूसरा आपका उस आइडिया पे बिलीव, और तीसरा आपकी टीम। आपकी टीम अच्छी होनी चाहिए, वेल ट्रेंड होनी चाहिए, और जो आपके व्यूज से अपना व्यू मिला पाए। बिल्कुल। कि अगर उस टीम का का काम सिर्फ और सिर्फ 9 to 5 जॉब करना है तो वो टीम आपके लिए कभी भी बेनिफिशियल नहीं होगी। राइट। आपको वो टीम चाहिए जो, अगर आप 12 घंटे काम करते हो तो वो टीम भी आपके साथ 12 घंटे काम कर पाए। राइट। अगर आप 24 घंटे काम करते हो तो वो 24 घंटे आपके पास काम कर पाए। अगर आप ये सोचते हो कि आपकी टीम, अगर ये सोचे कि मेरा 9 घंटे या 8 घंटे की शिफ्ट है, तो वो टीम आपको कभी भी सक्सेसफुल नहीं बनाएगी। राइट। शुरुआत में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, भागना पड़ेगा, जूते घिसने पड़ेंगे, वही होता है। हाँ, शुरुआत में। आज हम जब मैंने भी नया चालू किया है, उसमें भी चाहे मैं सेटअप है मेरे पास है, एक अच्छी बैकिंग है, बट स्टिल मुझे मेहनत करनी पड़ रही है, लोगों से मिलना पड़ता है। शुरुआत में आपको खुद क्लाइंट के पास जाना पड़ता है, सारी बातचीत करनी पड़ती है, सब डेवलप पूरा एक शुरुआत से होता है। बट मैं टचवुड, मेरा आशीर्वाद बस ये है कि मेरे पास जो टीम है, चाहे वो मेरे मार्केटिंग की हेड हो, चाहे मेरे डिज़ाइनर्स हो, चाहे मैं आर्किटेक्ट हो या इंजीनियर्स हो, वो सब इस चीज़ में माहिर है कि उनका विजन भी उसी प्रकार का। राइट। अब जब हमने राइजिंग राजस्थान का किया तो उसमें रात के 2-2 बजे तक उन्होंने बैठ के वो जो पूरा बूथ तैयार किया, पूरा सेटअप किया। आज हमें पूरे स्टॉल्स के अंदर जो सारे स्टॉल्स लगे थे उनमें सबसे बेस्ट स्टॉल हमारा लगा लोगों को। हमें वहाँ के एमडी साहब, रिको के आईडी साहब, उन सब ने आके बधाई दी इस बात पे। हमारे 2-3 एमपीज़ जो राजस्थान के वो हमारे स्टॉल पे आए,
मोदी जी भी हमारे स्टॉल पे आए। तो जो ये हमें मिला है उसकी जो मेहनत है, क्योंकि आपने वो स्टॉल देखा पर उसकी जो मेहनत है वो मैंने देखी, जो मेरी टीम ने की। बिल्कुल। रात के 2-2 बजे तक जागना, पूरी रात भर काम करना, अलग अलग डिज़ाइन और अलग अलग पैटर्न सेलेक्ट करना। कोई पैटर्न ऐसे भी थे जो हमें पसंद नहीं आए, वो दोबारा रीडिज़ाइन करना। तो आपकी टीम और आपका आइडिया, ये दो मेन चीज़ें हैं। फंडिंग, अफेयर्स, आगे का वर्क, वो सब हो जाते हैं, ऑर्डर्स मिलता रहते हैं। बट अगर आपको सबसे पहले जो चीज़ चाहिए वो है आपके आइडिया और आपकी टीम, उस पर आपको स्पेशल वर्क करना चाहिए। ओके अब यहाँ पर अभी आपने बात करी कि एक कॉलेज का स्टूडेंट जब उसके सामने मोदी जी आए, उसके स्टॉल पे मोदी जी आए, तो क्या कॉन्फिडेंस था और क्या फीलिंग थी भाई कि यार जिसको हम लोग टीवी पे देखते हैं आज वो हमारे स्टॉल पे खड़े हुए हैं? जी, हार्ट बीट तो तेज़ हो जाती है। बिल्कुल। और आज एक मोदी जी के आने से पहले एक ऑरा है उनका, एक टीम है, आज प्रधानमंत्री है, तो हज़ारों लोग आते हैं, आपसे चेकिंग होती है, पूरा प्रोसेस होता है, सब कुछ। तो जो वो ऑरा है उनका, वो ऑरा ही अपने आप में एक नई चीज़ है। बिल्कुल। फिर जब वो आते हैं तो मतलब जो तरीका है उनका बात करने का या जो बातचीत के उनका व्यवहार है वो बहुत ही सिंपल, बहुत ही आकर्षक, एकदम मतलब बहुत ही, आप उनसे मिलके ये नहीं बता सकते वो प्राइम मिनिस्टर है इस देश के। वो एक ही बहुत ही स्माइल के साथ और बहुत ही खुश मिजाजी के साथ आपसे मिलते हैं, अच्छे से बात करते हैं, बहुत ही प्यारे तरीके से बात करते हैं। तो मेरा जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही बढ़िया था। उनसे जो बातचीत हुई या उनसे जो मुलाकात हुई बहुत ही बढ़िया हुई। और उनके बाकी भी जो लोग थे, जो भी पूरे, चाहे वो जिक्को के थे या CII के थे, उन सब ने बहुत सपोर्टिव थे, उन्होंने बहुत ही मदद की मेरी। और वही बात है कि हमारी जो गवर्नमेंट है इस बार वो बहुत सपोर्टिव है स्टार्टअप्स के लिए। बिल्कुल राइट। कि वो चाहती है कि हिंदुस्तान के लोग या हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं वो आगे आए, अपना अपना नया प्रोडक्ट क्रिएट करें या अपने कुछ बिजनेसेस या अपने आइडियाज़ उनको वो फ्लोर्स पे लाएं। उनका एक ऑब्जेक्टिव यही है कि आप बस अपने आइडियाज़ को फ्लोर पे लाएं, धरातल पे लाएं। और उनके लिए वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं, फंडिंग्स कर रहे हैं, सब कुछ डेवलप कर रहे हैं। तो वो जो फीलिंग आती है वो बहुत ही बढ़िया आती है। तो जब मोदी जी जब आपके स्टॉल पे आए तो क्या वार्तालाप हुई आपके उनके साथ? जी, वार्तालाप तो ऐसी हुई नहीं, बट उन्होंने बस स्टॉल देखा और वो उनकी जो स्माइल है वही सब कुछ कह जाती है। अच्छा, तो आप मोहित मुझे ये बताओ कि आपका जो अभी स्टार्टअप है वो लॉस में है या प्रॉफिट में भी? नहीं, प्रॉफिट में है और अच्छे प्रॉफिट में है। अच्छा। और उसका रीज़न ये बताया मैंने आपको कि ये क्या है, स्टार्टअप एक से एक जुड़ रहा है। इसमें हमें नए ऑर्डर्स मिल रहे हैं, हम ऑर्डर्स क्रिएट कर रहे हैं, पूरा बना के दे रहे हैं, उसी से हमें और ऑर्डर मिल रहा है। वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू ये बात फैल रही है और वर्ड ऑफ माउथ भी लोगों का जो मार्केटिंग काफ़ी अच्छी होती है। बहुत पॉजिटिव रिएक्शन है लोगों का। एक नई चीज़ है मार्केट में और लोगों को पसंद आ रही है। ओके। हाँ, तो उसमें कई ऐसे हमें डीलर्स मिले हैं, कई ऐसे फैक्ट्री ओनर्स मिले हैं, कई होटल्स वाले मिले हैं जिनको हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा और फिर उन्होंने एक छोटे ऑर्डर के लिए सैंपल्स के लिए ट्राई किया और जब उन्हें सैंपल पसंद आया तो उन्होंने हमें बहुत बड़े बड़े होटल के, रेस्टोरेंट्स के ऑर्डर दिए। तो एक अच्छे मार्जिन पे। तो आपके पास जब एक ऑर्डर आता है तो उस ऑर्डर के आने के बाद आपकी टीम का क्या वे होता है और आप उसको कैसे काम में कंप्लीट करते हो? देखिए मान के चलिए आज आपके पास एक हमारा ऑर्डर आया, ये एक वॉल है और अपन को इसको चेंजेस करना है, फिर आपकी टीम उस पर कैसे काम करती है? जी, जैसे पहले हमारी मार्केटिंग टीम है, ऑर्डर जो आते हैं हमारे पास उनके थ्रू आता है। जैसे वो ऑर्डर आता है वो जाता है हमारे डिज़ाइनर्स के पास। ओके। वो डिज़ाइनर हमें डिज़ाइंस बना के देती है कि उस प्रोडक्ट पे या उस एरिया पे हम क्या डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। ओके। जो कुछ यूनिक हो और कुछ इंटरेस्टिंग डिज़ाइन हो। उस डिज़ाइन को फिर जाता है हमारी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के पास। कि उसमें जो जैसे डिज़ाइनर्स तो अपने हिसाब से कुछ भी डिज़ाइन बना सकता है। राइट। उस पर डिपेंड करता है कि वो फिजिकली उस चीज़ को हम प्लेटफॉर्म पे ला सकते हैं या नहीं। वो काम इंजीनियर्स का है। तो वो उसके अंदर क्या लाइटिंग वर्क हो सकता है या क्या सेंसर्स यूज़ हो सकते हैं कि वो जो प्रोडक्ट है वो हमें कंप्लीट वे में मिल जाए। जैसे वो डिज़ाइन तैयार हो जाता है वो डिज़ाइनर्स के पास हमारे पास दोबारा जाता है और वो उसका एक हमें कैट डिज़ाइन या 3D डिज़ाइन देती है, जो उससे फिर हम CNC, हमारे जो वेंडर्स है उनके साथ हम CNC पे या जो भी प्रोडक्ट पे वो डेवलप करना चाहते हैं, या स्टोन हो गया, मार्बल हो गया, उस पर हम डेवलप करते हैं। और उसके बाद जो फाइनल प्रोडक्ट तैयार होता है वो फिर हम उनको पार्टी को सेंड करते हैं।
उसका एक सैम्पल पीस सेंड किया जाता है। अच्छा। और वो सैम्पल पीस अगर उनको पसंद आता है फिर हम उसका फाइनल प्रोडक्ट तैयार करके उसे दोबारा उनको सेंड किया जाता है। ओके, तो लाइक आप पहले उनको एक सैंपल सेंड करते हो, वो एक बार चेकआउट करते हैं कि ये सही है या नहीं है। हाँ, अगर एक उनको पीस तैयार करके हम भेजते हैं, अगर वो एक पीस उन्हें पसंद आता है फिर हम उसका पूरा वर्जन तैयार करके, एक पूरी दीवार का पूरा वर्जन तैयार करके उनको रीसेंड करते हैं। ओके ओके मोहित, तो यहाँ पर अब मैं आपसे कुछ हमारे अलग अलग हैं ये क्वेश्चन मैं आपसे वो पूछूंगा। इंडिया में सबसे बेस्ट सिटी कौन सी है? जयपुर। क्यों? जी, जयपुर बहुत शांत सिटी है। ओके। यहाँ हर आदमी जो है, यहाँ पे प्रेम ज़्यादा है, लोगों का एक दूसरे से भरोसा ज़्यादा है, कोई लड़ाई या झगड़े वाला माहौल नहीं है। राइट। कोई ऐसा गलत तरीका नहीं है कोई भी काम करने का या व्यापार करने का। एक आराम से आप व्यापार कर सकते हो, आराम से अगर ज़िंदगी जीनी है तो जी सकते हो। थोड़ा धीरे चलती है जयपुर, बट आप अच्छा अपने है। रिलैक्स है लाइफ, यहाँ की लाइफ बहुत रिलैक्स है। बाकी जैसे सिटीज़ है, बॉम्बे है, वो दौड़ में लगी है, हमारी जयपुर थोड़ा आराम से काम करती है। और व्हाट इज योर फेवरेट फूड? जी, डोसा। क्यों? राजस्थान हो गया, साउथ का खाना क्यों? जी, थोड़ा सिंपल खाना है। अच्छा। और उसके जो चीज़ है, जो क्वालिटी है, बनाने का तरीका है, वो बहुत यूनिक है। दिस राइट। एंड व्हाट इज लाइक आपके बेस्ट फाउंडर कौन है अभी तक, अगर मैं स्टार्टअप की बात करूं? अगर मैं स्टार्टअप्स के बेस्ट फाउंडर्स, जैसे अगर आप बात करें तो हमारे बेस्ट फाउंडर्स जैसे अलग अलग टाइप के हैं। फॉरनर्स भी हैं, इंडियंस भी है, स्टीव जॉब्स है उनमें से एक, जिन्होंने जो डेवलपमेंट किया वो बिल्कुल आप जानते हैं यूनिक कि है। यूनिक वे में किया, सबसे बोले ना कम टाइम में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट करने वाले। दूसरे हमारे जो, अगर हम हिंदुस्तानी लोगों की बात अगर करें हम लोग इंडिया की बात करें तो ये जोमेटो के जो फाउंडर है दीपेंद्र गोयल जी, उन्होंने जो डेवलपमेंट किया, जो अचीव किया वो भी इतने शॉर्ट टाइम में, राइट, वो काबिल तारीफ है। वो खुद जाते हैं, अपने स्टाफ्स का हाल देखते हैं, अपने जोमेटो के जो डिलीवरी बॉय है उनकी कंडीशंस देखते हैं। उनके कई आपने देखे होंगे जहाँ वो खुद डिलीवरी देने जाते हैं। तो वो जो तरीके से अपना स्टार्टअप चला रहे हैं और नए नए स्टार्टअप्स क्रिएट कर रहे हैं और बढ़ा रहे हैं, उन्होंने जहाँ जहाँ नए नए प्रोडक्ट्स को डेवलप किए वो काबिल तारीफ है। और अभी की हाल में सबसे बेस्ट कंपनी आपको कौन सी लगती है स्टार्टअप में? स्टार्टअप में सबसे जो बेस्ट कंपनी मुझे लगती है, जैसे कि स्क्रब डैडी है, जो शार्क टैंक में आया था, शार्क टैंक अमेरिका में, जिनका कॉन्सेप्ट बहुत यूनिक था। उनका प्रोडक्ट था जो केमिकल, जो पानी के टेम्परेचर से उसकी जो हार्डनेस है, स्क्रबिंग की जो प्रोडक्ट होता है, जो स्क्रब करने में किचन अप्लायंसेज में यूज़ होता है, उसकी हार्डनेस जो होती है वो पानी के टेम्परेचर से कंट्रोल की जाती है। तो वो एक नया कॉन्सेप्ट था, जब स्टार्ट हुआ तो बहुत ही लिमिटेड था, शार्क टैंक पे आया, बट आज वो ग्लोबल ब्रांड बन चुका है, हिंदुस्तान में एंटर हो चुका है, कई प्लेटफॉर्म से चल चुका है, एक मल्टी बिलियनर कंपनी हो चुकी है। और उसकी जो स्टार्टिंग थी वो बहुत ही सिंपल और बहुत ही नॉर्मल तरीके से, तो उसे एक अच्छा स्टार्टअप माना जा सकता है। ऐसे अगर हिंदुस्तानी स्टार्टअप की बात की जाए तो जोमेटो हो गया, जोमेटो, हाँ, रितेश गोयल का ओयो बहुत अच्छा, हाँ अच्छा वो है। बाकी भी कई ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिनका अच्छा डेवलपमेंट देखा गया अभी के टाइम। अब यहाँ पर एक लास्ट क्वेश्चन है कि अभी तक शादी क्यों नहीं करी? हाँ जी, अभी काम में बिजी हैं, थोड़े काम में बिजी है, तो काम के साथ शादी का क्या मतलब? ऐसा है थोड़ी कि शादी के बाद काम नहीं होगा? जी, क्या होता है जब आदमी काम में बिजी होता है ना, तो एक विजन होता है। अच्छा, तो पहले जो प्रायोरिटी होती है वो विजन को कंप्लीट करना है। बिल्कुल। तो एक बार कोशिश ये है कि पहले वो विजन क्रिएट हो जाए, या कम से कम उसके आसपास भी पहुंच जाए। तो लव मैरिज या अरेंज? देखते हैं लाइफ क्या दिखाती है। गाइस आप समझ पा रहे होंगे। तो अब यहाँ पर एक चीज़ है कि आफ्टर 5 इयर्स आपकी जो कंपनी है उसको आप कहाँ तक जाना चाहते हो लेके? जी, मैं उसे इंटरनेशनल लेके जाना चाहता हूँ। ओके, एक्सपोर्ट में वर्क करना ज़्यादा चाहता हूँ। अभी हमने कई एक्सपोर्ट्स के ऑर्डर लिए हैं, जैसे दुबई में है, वेरी गुड, बट मैं इसे इंटरनेशनली अच्छा ब्रांड बनाना चाहता हूँ कि आज चाहे मैं अभी चाइना भी जाके आया, चाइना इंडियन ब्रांड्स को बाकी कंट्रीज इतनी अच्छी क्वालिटी है, बट जो आज भी है 90% आप ऑल ओवर वर्ल्ड देख सकते हैं कि जो सामान यूज़ होता है वो चाइना से यूज़ किया जाता है।
क्योंकि वहाँ का जो पैटर्न है मैन्युफैक्चरिंग का वो बहुत बढ़िया है कंपेयर टू इंडिया, जहाँ हमारे मैन्युफैक्चरिंग अलग अलग टाइप, वहाँ पे जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक सेटअप बनाया हुआ है सारी इंडस्ट्रीज के लिए, जो हमारे यहाँ लैक करता है। तो मैं अपने ब्रांड को उस लेवल तक लेके जाना चाहता हूँ कि इंडिया का भी नाम ऑल ओवर इंडिया वर्ल्ड में बिल्कुल रोशन। बिल्कुल। सो गाइज आई थिंक ये वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा कि एक स्टार्टअप कैसे करते हो और एक स्टार्टअप में क्या क्या ज़रूरी है और कॉन्फिडेंस लेवल कितना ज़रूरी है। सो थैंक यू सो मच मोहित फॉर द कमिंग, और आपसे बात करके काफ़ी हमें अच्छा फील हुआ और हमारे जो यूजर है उनको भी काफ़ी हेल्प मिली होगी। सो गाइज अभी के लिए इतना ही, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे, टेक केयर।